वाले हैं अपना नया लेक्चर, नया टॉपिक, जिसको हम सभी जानते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने जब क्वेश्चंस का बताया था फॉर्मेट की क्या क्या क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसमें मैंने इस पॉइंट का, इस टॉपिक का जिक्र किया था आप लोगों से, जिसको बोलते हैं कंपनी लॉ बोर्ड। ठीक है, अब कंपनी लॉ बोर्ड में जैसे कि आपको पता है कि कंपनी लॉ बोर्ड क्या है, ठीक है, और किस तरह से ये वर्क करता है, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, एक के बाद एक अब देखेंगे कि क्या होता है कंपनी लॉ बोर्ड। ठीक है, अब जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कंपनी लॉ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है, ठीक है, जो स्पेसिफिकली कंपनीज के लिए ही डील करता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंपनी लॉ बोर्ड है। अब इसमें क्या है कि हमको चीज़ें होनी हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन से। इसका इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है, ठीक है, इंट्रोडक्शन में किस तरह की बातें की गई हैं, तो उसमें ये बताया गया कि देखिए कोई भी कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी लॉ बोर्ड में कब जाके एप्लीकेशन दे सकती है, कब पिटीशन फाइल कर सकती है। ठीक है, उन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कंपनी लॉ बोर्ड होता किस नेचर का है, करता कैसे है। तो कहा गया कंपनी लॉ बोर्ड जो होता है वो एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है, ठीक है, जो बिल्कुल उसी तरह से काम करती है जिस तरह से हाई कोर्ट काम करती है। ठीक है, किसके डायरेक्शन पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे। ठीक है, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है उसको, वो वैसा ही काम करता है। तो अभी ये सभी चीज़ें हम देख रहे हैं एक के बाद एक, तो इनको समझने के लिए हमको कुछ चीज़ें हैं जो समझना है। तो जैसे क्या है कि भाई कंपनी लॉ बोर्ड ने कुछ रेगुलेशंस बनाए होंगे अपना काम करने के लिए, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आई एम सॉरी, सभी का अपना एक प्रोसीजर होता है। तो सेम उसी तरह से कंपनी लॉ बोर्ड ने भी अपना एक रेगुलेशन बना रखा है, जिसको कहा गया है कंपनी लॉ बोर्ड रेगुलेशन 1991। ठीक है, उसमें उसने सभी तरीके के बता रखा किस तरह से उसको किसी भी कंपनी को उसमें पिटीशन डालनी है, एप्लीकेशन डालनी है। ठीक है, वो सभी चीज़ें उसमें बताता है वो। फिर नेक्स्ट बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी मैनर अगर प्रेस्क्राइब किया है, ठीक है, कोई भी फीस अगर प्रेस्क्राइब कर रखी है, ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई फीस प्रेस्क्राइब कर रखी है, तो उसको भी क्या करना है, कंपनी लॉ में कंपनीज को सभी बातें क्लियर करनी होंगी। जैसे कंपनी लॉ बोर्ड ने अपना एक खुद का फीस के रिगार्डिंग में एक रेगुलेशन बना रखा है। उस रेगुलेशन को क्या कहते हैं, उस रेगुलेशन को हम कहते हैं कि भाई कंपनी लॉ बोर्ड है तो फीस, इसका नाम ही पूरा ऐसे है, कंपनी लॉ बोर्ड फीस ऑन एप्लीकेशन एंड पिटीशन रूल्स 1991। ठीक है, अब इसमें ये बताता है कि कहीं भी कोई भी कंपनी कभी भी आकर के ऐसे नहीं, मतलब सॉरी, ऐसे आकर के अपना पिटीशन नहीं फाइल कर सकती है, एप्लीकेशन नहीं दे सकती है। ठीक है, उसके लिए क्या है, उसके लिए कंपनीज को सबसे पहली चीज़ जो होती है वो क्या करना है, कंपनीज को बताना होगा कि भाई वो किस पर्पस से आई हैं, और कंपनीज एक्ट में जो भी फीस प्रेस्क्राइब कर दी गई है, ठीक है, उस फीस को पे करेगा। ठीक है, उसको बिना फी पे किए हुए कोई भी उसको मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई ये रूल है उस कंपनी का, तो रूल भाई इसको फॉलो करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, अगला कहता है कि कोई भी पर्सन जो एग्रीव्ड है, ठीक है, किसी भी डिसीजन से कंपनी लॉ बोर्ड के, ठीक है, कंपनी लॉ बोर्ड के किसी भी डिसीजन से कोई भी परेशान आदमी है जो सेटिस्फाई नहीं है, वो अनसेटिस्फाई है, परेशान है, ठीक है, उसको प्रॉब्लम है कंपनी लॉ बोर्ड के इस डिसीजन से, तो वो क्या कर सकता है, वो विदिन 60 डेज, ठीक है, 60 दिनों के अंदर, विदिन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड। ठीक है, आई एम सॉरी, कह रहा है कि कभी भी, ठीक है, जब कोई पर्सन कंपनी लॉ बोर्ड के किसी डिसीजन से परेशान है, उसको वो डिसीजन पसंद नहीं आ रहे हैं, तो वो उस डिसीजन को चैलेंज कर सकता है हाई कोर्ट के सामने 60 दिनों के अंदर। ठीक है, 60 दिनों के भीतर। अगर 60 दिनों के भीतर नहीं करता है तो क्या होगा, तो भाई वो अपना अलग उसका प्रोसीजर है
कि हाई कोर्ट एक्सेप्ट करे ना करे, वो हाई कोर्ट की मर्जी है। फिर उसके बाद क्या पावर है कंपनी लॉ बोर्ड को, क्या पावर दी गई हैं, ठीक है। कंपनी लॉ का पहला पावर जो है इन्वेस्टिगेट करना है, किस चीज़ को, कंपनी के ओनरशिप को, कंपनी में किसका ओनरशिप है, ठीक है। और कंपनी लॉ बोर्ड के पास ये भी पावर है कि वो फ्रीज कर सकती है कंपनी के एसेट्स को, ठीक है, यानी कि उसको रोक सकती है कि आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसको इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। फिर कहते हैं पावर टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी, और वो कंपनी की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर, डिवेंचर, ठीक है, इन सभी चीज़ों पे वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि आप इसको अब बेच नहीं सकते या फिर इसको खरीद नहीं सकते, ठीक है, वो कुछ भी लगा सकती है। फिर कह रहे कन्वर्जन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है वो प्राइवेट है, वो पब्लिक में कन्वर्ट होना चाहती है, या कोई पब्लिक कंपनी है वो प्राइवेट में कन्वर्ट होना चाहती है, तो उसके लिए जो प्रोसीजर है वो ये बताता है कि आपको कैसे कैसे करना है। अब फंक्शंस देख लेते हैं, क्या क्या फंक्शंस है। तो कहते हैं इट गिव्स एक्सटेंसिव पावर सॉरी गाइस, थोड़ा तबीयत खराब है। It gives extensive power to the central government and the company law board to intervene directly in the affair of the company, ठीक है। कह रहे हैं कि कंपनी लॉ को, ठीक है, कंपनी लॉ बोर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इतनी पावर मिल गई है कि वो कंपनी के किसी भी इंटरनल अफेयर को डायरेक्ट इंटरवीन कर सकता है, डायरेक्ट उसमें इंटरफेयर कर सकता है, पूछताछ कर सकता है जानकारी के पर्पज से, ठीक है। और अगर वो सभी कंपनी के जो सभी एक्ट जो है पब्लिक इंटरेस्ट में है तो, ठीक है। इन रिकग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट अ पब्लिक कंपनी शुड बी रिगार्डेड एज अ नेशनल एसेट एंड नॉट एज समथिंग ऑफ एक्सक्लूसिव कंसर्न ऑफ द शेयर होल्डर्स और द डायरेक्टर्स। कह रहे हैं कि उसके फंक्शन में देखिए ये चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कंपनी को नेशनल एसेट माना जाता है, राष्ट्र की संपत्ति मानी जाती है, और वो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर और डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से नहीं देखता है कंपनी लॉ बोर्ड, ठीक है, वो राष्ट्र की संपत्ति के कंटेक्स्ट में देखता है, और ये भी चाहता है कि राष्ट्र की संपत्ति सलामत रहे, सुरक्षित रहे, और किसी भी तरह से राष्ट्र को ही नुकसान ना पहुंचे इससे, ठीक है। तो वो इन सभी चीज़ों पर खासा ध्यान देती है। फिर उसके बाद कहता है प्रोसीडिंग proceeding before the company law board, the company law board is on the independent quasi judicial body in India। ये कहा गया है कि भाई देखो कंपनी लॉ के सामने, कंपनी लॉ बोर्ड के सामने आप कोई भी प्रोसीडिंग लाना चाहते हैं, कोई भी कार्रवाई चाहते हैं, तो पहले सबसे पहले चीज़ ये बताता है कि ये इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होता है, ठीक है, वो स्वतंत्र है और किसी पे निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर है, ठीक है, और क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, वो मतलब वो आधा न्यायिक बॉडी है, आधा जिसको आधी कह सकते हैं, क्योंकि वो रूल्स भी बनाती है, कंपनी उसको फॉलो करती हैं, और कंपनी के अफेयर्स में वो इंटरवीन भी कर सकती है, उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट भी कर सकती है, उनके ऊपर वो डिसीजंस भी देती है, केसेस भी सुनती है, तो वो दोनों काम करती है, इसलिए उसको क्वाजी बोला गया है, ठीक है। और कहा गया है कि ये इंडिया में, ठीक है, इंडिया में उसका पावर और बिहेवियर जो है वो कंपनीज विद इन द कंपनी लॉ, वो कंपनी लॉ में जो पावर्स बताई गई हैं, ठीक है, कंपनीज के लिए, वो उन्हीं के अंडर में काम करता है, उन्हीं को अपने सामने रख करके, मतलब उसके बियॉन्ड जा करके वो कोई भी एक्ट नहीं करता है। और कहा गया द सेम इज़ द ऑब्जेक्ट बिहाइंड कंसल्टेशन ऑफ द BIFR एंड सेक्शन 391 एंड 394 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। मतलब 391 और 394 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में जो पावर्स बताई गई हैं, जो रेगुलेशंस रूल्स बताए गए हैं, उनको फॉलो करते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए वो आगे की कार्रवाई करती है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, क्योंकि आज थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।